एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का चैप्टर 1.2 का ये वीडियो है। जैसे आपके सामने नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ बेसिक बता देते हैं, क्योंकि आपको जस्ट इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आएगा। अभी पिछली बार हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, 1.1 का वीडियो था, उस पर ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पे हम बता दे रहे हैं। लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या होगा, इसका होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ राइट, क्योंकि सबसे पहले सबसे ऊपर वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दो संख्याएं होती हैं, अतः अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकती हैं। जबकि यदि ये बोलता कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो गलत हो जाता, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ये मान लीजिए आपके सामने, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह एक संख्या रेखा है, यहाँ ये संख्या रेखा, यहाँ पे होता है 0, इधर होता है 1 2 प्लस में 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इनके बीच हमारा क्या है, पॉइंट होता है। यहीं कहीं बीच में हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 के पास या इस 2 के पास या यहाँ पे √2 का स्थान है। तो जरूरी नहीं है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जरूरी है कि रूट का है, नहीं। जैसे +3 है, बिना रूट का है, यहाँ पॉइंट है बिना रूट का, तो क्या कह रहा, जरूरी नहीं है कि रूट ही हो। क्या रहा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के रूप का होता है, जरूरी नहीं है। जहाँ यह एक प्राकृतिक असत्य है, हम क्योंकि वो बिना रूट की भी हो सकती है। जैसे -1 क्या रूट में है, 1 क्या रूट में है, 2 रूट में है, 3 रूट में नहीं है। लेकिन यहाँ रूट होता है, रूट होती है, लेकिन इसके रूट के अलावा भी संख्या है ना, इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, लेकिन सत्य लगा है यहाँ पे, ये पता नहीं बच्चों की बुक है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मेरे हिसाब से असत्य होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्या जैसे 2, वास्तविक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये जो संख्या वास्तविक संख्या है। तो क्या लिखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परिमेय है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4, क्या 4 अपरिमेय है, नहीं है, 4 परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे हम P/Q के 4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आ रही बात में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पेज खाली नहीं है क्या, हाँ आपके सामने एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे सभी धनात्मक, क्या सभी की बात करें, एक खास दो की नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक क्या होते हैं, जो प्लस माइनस में होती है ना। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे हमने मान ले लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया 12, तो 12 का नहीं यार 16 ले लीजिए, 16 ले लिया हमने धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक है, दिख रहा है ना, ये हो गया एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है 16। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, अपरिमेय होते हैं। तो 4 क्या हमारा परिमेय है, नहीं है। 4 हमारा क्या है, परिमेय, क्योंकि हम 4 को एक 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय बोलते हैं। आ रही है बात में समझ में आपको, अतः परिमेय है। तो क्या जरूरी है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए, हमने दे दिया 16 बार नीचे, इस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया 25, ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। तो 5 क्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, नहीं, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये राइट। उदाहरण दीजिए जो परिमेय, आपको बात समझ में आ गई ना। ठीक आता है, हम लिख सकते हैं नहीं,
क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक ऐसे नहीं होते हैं जिनका वर्गमूल अपरिमेय हो। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके सामने ये आता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, मतलब √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलिए हम चलते हैं। हम जानते हैं √5 को क्या करना है, √5 को संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। थोड़ी सी आप टाइम दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्या हम एक को एक स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 2 को क्या हम एक स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? यदि कोई बोले कि इधर जो संख्या है लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है उनके बदले राइट हैंड साइड में वर्ग की संख्या लिखो, तब तो क्या हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 4 को 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है। क्या है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में ना आती। इसका अर्थ ये हो रहा है कि 1 को 2 बार गुणा करो, क्योंकि एक स्क्वायर है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का 2 बार करो, 1 का 2 बार करो, फिर प्लस करना है, 1 का 2 बार करना है। तो गलत काटना था। 1 1 का में 1 प्लस 1 1 का में 1 बराबर 2। 1 1 का में 1 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 तो 3। 2 दूना 4 2 दूना 4, ये तो गलत हो जाएगी ये, सॉरी यहाँ 2 दूना 4। तो 4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हम क्या 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 6 को हम क्या 2 दूना 4 और 2 दूना 4 नहीं लिख सकते, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या हम, आपको समझ में आ गया ना, हम 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 1 4 3 7, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 दूनी 8 4 दूनी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इसको खोलेंगे 4 बन जाएगा, तो 8 लिखा गया ना। यदि हम इन संख्याओं को जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर ये जो संख्याएं हैं, यदि इनको हम बिना वर्ग के लिखें और इधर कोई ये बोले कि आप इनको वर्ग के रूप में लिखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको पता है हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इक्वल 2 का 2 बार 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। यदि मान लीजिए यहाँ ऐसे करके है तो हम यहाँ भी कर देंगे ऐसे। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, √5 को संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि हम √5 को ऐसे जरूर लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए फिलहाल इसको हम थोड़ा लंबा वीडियो बना रहे हैं, इसको लंबा खोल आ रहे हैं ताकि और अच्छे से आप गहराई में समझ सकें। हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब
ये जो कर्ण का स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर लंब का आधार का बराबर होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, समझिएगा थोड़ा सा टाइम, एक त्रिभुज है, हमने कह दिया ये मान लीजिए इधर 5 है, नहीं इधर मान लीजिए वो 200 है, कितना है 200, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक 200 सेंटीमीटर की एक लंबी रस्सी लगती है, यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ है 50, यहाँ है 50। इसका अर्थ जानते क्या होता है, यहाँ 100 करिए आप, यहाँ 100 करिए, 200 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम्पल बैठेगा नहीं। यहाँ 100 करिए, यहाँ 50, यहाँ 50। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो आधार है इधर, इसे हम कर्ण बोलेंगे, राइट, इसे हम आधार बोलेंगे, बिल्कुल, इसे हम लंब बोलेंगे, है ना। तो जो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब आधार आगे लिख लो चाहे लंब आगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है 50, 50 का स्क्वायर, लंब क्या है 50 का स्क्वायर। तो 50-50 हम कितना होगा भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल ही आंसर हमारे यहाँ नहीं बैठेगा, फिर जो आएगा तो इसको भी रहने दीजिए। 50-50 हम 25, तो 25 तो हो जाएगा, 25 तो ये भी हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 और 2 ये हो जाएगा 4 0, 25 दूना 50, है ना, 4 0। सही जोड़ रहे हैं यार, गड़बड़ हो गया 25, मुझे भी डाउट हो गया आज कैसे, 5 9 10 1 2 4 5, अरे यार इतना बड़ा गड़बड़ी, ठीक है थोड़ा सा ना इतना, मतलब ये जो संख्या आ रही है, मतलब इसके वर्ग का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का योग हमारा कर्ण कहलाएगा। मतलब कर्ण कितना होगा, ये 5000 होगा, आ रही बात। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल कर्ण कहलाएगा, ठीक यही है। तो मान लीजिए, अरे यार मान लीजिए कर्ण के स्थान पे हमारा √5 है, तो लंब हमारा, लंब या आधार कुछ भी मान लीजिए, लंब या आधार कुछ मान लीजिए, हमने लंब ले लिया, आधार ले लिया मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस लंब ले लिया 1 का स्क्वायर, आ रही बात समझ में। अब क्या करना है, एक त्रिभुज बना देना है। त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, एक स्केल कहाँ गई भाई हमारी, स्केल की सहायता से हम बनाते हैं। जैसे कहा रहा है 2, तो संख्या रेखा पर बोला है, संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं, समझिएगा। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रही है, वीडियो में आ ही नहीं रहा है ये चीज़। इसे हम संख्या रेखा पर बनाते हैं, देखिए 1 सेकेंड थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक हम संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। ये एक हो गया संख्या रेखा, यहाँ हो गया मान लीजिए 0। संख्या रेखा पे क्या है कि बराबर दूरी पर नंबर लाइन में नंबर्स जो होते हैं बराबर दूरी पर, जैसे ये 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक हो गया है। क्योंकि इसे हम बहुत लंबे से लंबे खींचे जा सकती है, पर आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई छोटी या बड़ी रख सकते हैं। ये आपके सामने एक लाइन हो गई रेखा, इसलिए दोनों साइड हम एरो का निशान करेंगे। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 4 -5 -6, आ रही बात समझ में। तो यहाँ आपके सामने क्या लिखा है कि मतलब 0 से 2 कदम इधर जाना है। जैसे आपने इसे 2 सेंटीमीटर बोला है ना, तो मतलब 2 सेंटीमीटर इधर लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर लेना है। क्योंकि लंब आपको आधार ले, जैसे इसको हमने आधार माना था, इसे क्या माना था आधार, इसे क्या माना था लंब, जो लंबाई में होता है। आधार हमारा इधर होगा, समझिएगा। ऐसे कहने का अर्थ हमारा है, अरे यार, कि आप 0 से 2 सेंटीमीटर इधर लेंगे, 2 सेंटीमीटर 0 से, मान लीजिए ये समझ लें, क्योंकि ब्लैक पेन दिखेगा आपको, कहने का अर्थ ये 2 सेंटीमीटर आपने लिया,
फिर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, आपको इसी जस्ट ऊपर 1 सेंटीमीटर हाइट लेनी है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ से आ रही है, और आपको यहाँ से मिला देना है प्यार से। आ रही बात समझ में आपको? मिल गया ना? ये जो होता है, ये फिलहाल लाइन यहाँ होनी चाहिए, हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ लाइन की, लाइन यहाँ होनी चाहिए। मतलब 0 से 2 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर लंब में लेना है, क्योंकि इसे हम नीचे वाली चीज को आधार माने हैं। क्या माने हैं? आधार। इसे क्या माने हैं? लंब माने। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है, जैसे ये आधार था, हमारा आधार हो गया 2, लंब क्या था 1, इधर 1 गए, तो ये जो क्या मिलता है? कर्ण। कर्ण हमारा मतलब इधर का वर्ग और इधर का वर्ग क्या हो जाएगा? इसके वर्ग के बराबर, क्योंकि 2 का वर्ग ये क्या था? हालांकि आधार हमारा 2 था, तो 2 दूना 4, 1 1, 2 दूना 4, 1 5 होता है। अतः हम कह सकते हैं ये हमारा, अब क्या, एक हमारे पास राउंडर, उसको राउंडर बोलते हैं, यहाँ पे रखिए और ऐसे करके एक चाप मारिए, तो आपका चाप मेरे हिसाब से वो गोला रहेगा, तो वो चाप आपका जाएगा ऐसे, तो यहाँ से कर कर ऐसे वो गिरेगा। तो यहाँ पे जो आएगी वो √5 का क्या होगा? ये √5 यहाँ पे होगा, है ना? ये चीज़ें होंगी। चलिए, ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, बट मैं इसकी पूरी और सोच रहा हूँ, मेहनत करूँगा आपको समझाने के लिए, और एक वीडियो बनाऊंगा इनका कि √2, √3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका होता है कि आप √5 का एक डिब्बा बना लें, एक चतुर्भुज बना लीजिए, उठा के यहाँ रख दीजिए, वो भी बनता है, बट ये मेरे हिसाब से ईजी था, इसलिए हमने कहा कि आपको बता दूँ, आपको समझ में आ जाए। चलिए, जैसा वो बताइएगा।